तो आज की क्लास में अपन मेनली स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं। ये डेफिनेशन आपको आना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि जब किसी मेटल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके आयंस के 1 m सॉल्यूशन में रखा जाएगा। यानी जब किसी मेटल को एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा जाए, उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा जाए, तो मेटल और सॉल्यूशंस के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, यह पोटेंशियल डिफरेंस ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। राइट। मैं एक बार आपको ये इन चीजों को क्लियर करने के लिए एक बार इनको हिंदी में लिख देता हूं कि किसी जब किसी मेटल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा जाए। जब किसी मेटल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा जाए, तो मेटल व उस आयंस के सॉल्यूशन मेटल्स व उस आयंस के सॉल्यूशन के बीच जो विभवांतर या अपन ये कहें पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, जब किसी मेटल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा जाए, तो मेटल व उस आयंस के सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बहुत सारी मेटल्स है, अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे ही अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हुआ? जब इलेक्ट्रोड्स को उनके आयंस के कांटेक्ट में रखने पर जो उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, तो उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज अपने को प्राप्त होती है, उसे अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर? विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब इलेक्ट्रोड्स को उनके आयंस के कांटेक्ट में रखने पर उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को अरेंज किया जाए, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने को प्राप्त होती है, वही एक प्रकार से ईसीएस है। क्लियर? इस चीज को भी मैं एक बार आपको डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए हिंदी में लिख देता हूं। इलेक्ट्रोड्स को जब इलेक्ट्रोड्स को उनके जब इलेक्ट्रोड्स को उनके
आयंस के संपर्क में रखने पर, जब इलेक्ट्रोड्स को उनके आयंस के संपर्क में रखने पर उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज प्राप्त होती है उसे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। क्लियर? जब इलेक्ट्रोड्स को उनके आयंस के कांटेक्ट में रखने पर उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज ओपन होती है उसको अपन ईसीएस कहते हैं। तो दोनों चीज क्लियर हो गई। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जब किसी मेटल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब किसी मेटल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखा जाए तो मेटल्स व आयंस के सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे ही अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्राप्त होती है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हुआ एक तरह से, जब इलेक्ट्रोड्स को उसके आयंस के संपर्क में रखने पर उनके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज ऑब्टेन होती है वह ईसीएस कहलाती है। क्लियर? तो कुछ मेटल्स है उनके लिए ईसीएस जो वैल्यू है, कुछ जो मेटल्स है उनके लिए जो ईसीएस वैल्यू है अपन यहां पढ़ रहे हैं। सपोज Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये Li, और इसके लिए जो इनोड शेल की वैल्यू होती है, देखो मैं यहाँ पर इनोड की वैल्यू लिखता हूँ, यह -3.03। सेकेंड जैसे K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा K, और इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है आई थिंक -2.93। लाइक दिस कैल्शियम +2, और इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की होती है -2.87 कैल्शियम के लिए। इसी टाइप से यदि मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो Mg +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है -2.37। अब ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके लिए अपना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है, और ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल का अकेले में फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए उसको अपन एक SHE जो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करता है, SHE जो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करता है, इसके बेस से ही यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके ही किसी भी मेटल को रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके ही अपन उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करता है। अब देखिए एक एग्जांपल ये है H2 + 2E, राइट, 2H हाइड्राइड है, और इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है -2.25। देखो इस चीज को अपने को ध्यान देना है। देखो सॉरी, ये है H2, एक मिनट, ये H2 + 2E, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये है -2. और एक जो ये है 2H + 2E
H2। इसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.0 वोल्ट। ये दोनों चीज अपने को वेरी क्लियरली अपने को इनको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों में एक कंफ्यूजन वाला मैटर है। इस प्रकार से बहुत सारी वैल्यूज होती है। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, Al एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो नॉर्मल या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, ये Al, और इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो होगी -1.66। क्लियर? अब देखिए अपन बात करते हैं इसकी कॉपर। अब देख Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड ये Cu, और इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा +0.52। क्लियर? अब यही Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो तो 2e, और इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा +0.34। इसी प्रकार से जैसे मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वराइन +1 मोल इलेक्ट्रॉन रिड्यूस इनटू सिल्वर मेटल, इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा +0.80। राइट? अब जैसे अब मैं बात करता हूं टाइटेनियम के। जैसे टाइटेनियम Ti+3, तो ये आयंस जो बनते हैं वो सॉल्यूशन में बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक्वस +1 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस्ड इनटू Ti+2, और इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये आई थिंक +1.26 वोल्ट। तो अगर अपन इनकी स्टडी करें तो देखिए सबसे कम जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या अपन इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, बोथ आर सेम थिंग, दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे जो कम है वो लिथियम है, फिर उससे ज्यादा पोटेशियम है, फिर उससे ज्यादा कैल्शियम है, फिर उससे ज्यादा मैग्नीशियम है, फिर S2 है, फिर ये इस टाइप से। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ये सारी जो मेटल्स हैं वो एक ECS यानी उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है, वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है। तो ये एक जो सीरीज अपने को ऑब्टेन होगी उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो इनसे एक चीज अपने को बहुत इजीली क्लियर हो रहा है कि लिथियम के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है -3.03, पोटेशियम के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है -2.93। तो एक चीज अपन ने कल वाली क्लास में डिस्कस की थी कि जिस किसी भी मेटल्स के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो अधिक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से इजीली रिड्यूस हो जाती है। मैंने कल कहा था ना, जैसे कॉपर आयन जो है, जैसे Cu+2 आयन है, इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 3-4 वोल्ट। और मैंने बताया था हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0.0। तो इस कॉपर आयन की जो वैल्यू है इस वैल्यू की कंपैरिजन में पॉजिटिव हो गई, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में Cu+2 आयन इजीली रिड्यूस हो जाएंगे। राइट? तो देखिए इसके लिए ये अपन ये कहें कि जो पोटेशियम आयन है या पोटेशियम मेटल है वो एक लिथियम मेटल है, तो पोटेशियम मेटल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिथियम के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव है। राइट? तो ये लिथियम क्या कर सकता है, इस पोटेशियम को रिड्यूस कर सकता है, ये लिथियम इस पोटेशियम को रिड्यूस कर सकता है, न कि ये पोटेशियम लिथियम को रिड्यूस करेगा। क्लियर पॉइंट? ये चीज अपने कल डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं अपन। या अब इसके जो कुछ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो पहला इसका एप्लीकेशन है कि वह मेटल जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो मैं देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वह मेटल, दैट मेटल फॉर विच, दैट मेटल फॉर विच स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लो। जिस मेटल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है इज वेरी हाईली पॉजिटिव, इज वेरी हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव, इज वेरी हाईली पॉजिटिव। पॉजिटिव दैट मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पॉजिटिव का यहां पर मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यानी जो मेटल जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वह मेटल ज्यादा पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया? यस। सेकेंड है कि जिस मेटल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 से ज्यादा है वो वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। जिस मेटल के लिए, यानी कि अपन सीधे शब्दों में बात करें कि जिस मेटल के लिए, जिस मेटल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 से अधिक है तो वह जो मेटल होती है वो वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। वह जो मेटल होती है वो थोड़ी क्या होती है, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वह मेटल जो होती है वो होती है वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जिस मेटल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 से ज्यादा है वह मेटल वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। जैसे ये, जैसे कॉपर है, आई थिंक मरकरी होगा, सिल्वर है। तो क्योंकि अपने देखिए कॉपर, इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट होती है एंड एजी के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये शायद 0.80 होती है। इसका एक्चुअली मुझे पता नहीं है। तो ये जो है इनके जो वैल्यू है वो 0 से अधिक है, इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। और जिन मेटल्स के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 से कम होती है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। राइट? ये थर्ड, जिन मेटल्स के लिए एसआरपी की वैल्यू कम होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। जिन मेटल्स के लिए एसआरपी की वैल्यू कम होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। अपने सिंपल शब्दों में लिखें, जिन मेटल्स के लिए, जिन मेटल्स के लिए एसआरपी, एसआरपी मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो या तो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहो या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहो, दोनों का मतलब एक ही है। या तो अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहें या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहें, बोथ आर द सेम थिंग। जिस मेटल के लिए एसआरपी की वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो सभी मेटल, वो सभी मेटल्स अधिक रिएक्टिव होती है। वो सभी मेटल्स अधिक रिएक्टिव होती है। क्लियर? वो सभी मेटल्स क्या होगी, अधिक रिएक्टिव होगी। क्लियर? या अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। एक चीज और,
या थोड़ा टेक्निकली इसमें प्रॉब्लम है। इंजेक्ट टेबल्स पिक्चर, या या नेक्स्ट, जिन मेटल्स के लिए एसआरपी कम होता है, जिन मेटल्स के लिए जिन मेटल्स के लिए जिन मेटल्स के लिए एसआरपी कम होता है, जिन मेटल्स के लिए एसआरपी कम होता है, वो अदर्स मेटल्स को उनके सोल्ट से सब्स्टिट्यूट कर सकती है। वो मेटल्स अन्य मेटल्स से अन्य मेटल्स को उनके सोल्ट्स से रिप्लेस कर सकती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिन मेटल्स के लिए एसआरपी कम होता है, वो मेटल्स अन्य मेटल्स को उनके सोल्ट से रिप्लेस कर सकती है। एग्जाम्पल दें, जैसे सपोज करो, जिंक मेटल के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, -0.76 वोल्ट। इसी टाइप से जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो होता है +0.34 वोल्ट। अपने क्या पढ़ा, जिन मेट एसआरपी कम होगा, तो एसआरपी कम किसका हुआ, जिंक का। तो जिंक क्या कर सकती है, इस कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट या कॉपर का कोई भी सोल्ट होगा उससे रिप्लेस कर सकती है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस रिएक्शन को कि Zn जो है, ये जो कॉपर सल्फेट, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn+2 में, और यहाँ से ये प्रेसिपिटेट हो जाएगी कॉपर मेटल, राइट। क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का जो सोल्ट है, इसमें कॉपर जो होगा Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और अपन जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो -0.76 वोल्ट है, और इस मेटल की जो वैल्यू होती है वो होती है +0.34 वोल्ट। तो इसके लिए एसआरपी कम हुआ, इसके लिए एसआरपी कम, और इसके कंपैरिजन में ये एसआरपी क्या हुआ, अधिक हुआ। तो जिस मेटल के लिए एसआरपी वैल्यू कम है, वो अधिक एसआरपी वैल्यू वाले मेटल्स को उसके सोल्ट से सब्स्टिट्यूट कर पाएगी। क्लियर। अब इसी में एक एग्जांपल अपने देखें, इसी रिएक्शन को मैं इस टाइप से लिखूं कि सी यू सॉरी Cu या Cu प्लस ZnSO4, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? इसमें ZnSO4 में Zn के ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ये है 0। इसके लिए एसआरपी वैल्यू कितनी है, +0.34। इसके लिए एसआरपी वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट। और अपन ने पढ़ा क्या है, अपन ने ये पढ़ा है कि जिसका एसआरपी वैल्यू कम होता है, वो अधिक वाले को अधिक एसआरपी वैल्यू वाली मेटल को उसके सोल्ट से रिप्लेस कर सकता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, राइट। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। न्यू फाइल,
न्यू फाइल यहाँ से, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट जिन मेटल्स के लिए एसआरपी कम होता है, जिन मेटल्स के लिए एसआरपी कम होता है, जिन मेटल्स के लिए एसआरपी कम होता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वो मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर की होती है, वो मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर की होती है, राइट। और जिन मेटल्स के लिए या नॉन मेटल्स के लिए एसआरपी हाई होता है, जिन मेटल्स या अपन ये कहें नॉन मेटल्स, मेटल्स या नॉन मेटल्स के लिए एसआरपी हाई होता है, एसआरपी हाई होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है। देखिए एसीएस में ये जो चीजें अपन ने डिस्कस की है, ये एक तरह से कॉन्सेप्चुअली आपके क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चंस अपन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए जिन मेटल्स के लिए एसआरपी कम होता है, वो मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर की होती है, और जिन मेटल्स या नॉन मेटल्स के लिए एसआरपी हाई होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है। देखना आयरन के लिए ई नॉट एफ ई प्लस टू एफ ई इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। जिंक के लिए ई नॉट जेड एन प्लस टू जेड एन इक्वल टू माइनस 0.76, सॉरी ये माइनस 0.76 नहीं है, ये है आई थिंक माइनस 0.44। क्लियर हो गया। अब लिथियम के लिए लिथियम इक्वल टू ई नोट लिथियम, ये आई थिंक होगा माइनस 3.03 वोल्ट। अगर इनकी अपन स्टडी करें तो अपन ये देखते हैं कि इन मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी रिडक्शन नेचर की, लिथियम। फिर कौन होगा, जिंक। फिर कौन होगा, आयरन। क्योंकि जिस मेटल के लिए एसआरपी की वैल्यू सबसे लो है, कम है, वो लिथियम है। और लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा इन तीनों में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिथियम, ये जिंक, तो लिथियम जिंक को भी रिड्यूस कर सकता है और लिथियम आयरन को भी रिड्यूस करेगा, बट आयरन केवल आयरन को, ये सॉरी जिंक केवल आयरन को ही रिड्यूस कर पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसी के बेस पे अपन देखते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर का सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, लिथियम, जिंक, आयरन, जैसे ये हाइड्रोजन एंड होगा कॉपर Cu एंड सिल्वर। ये जो लिथियम है वो जिंक को रिड्यूस करेगा, लिथियम है वो आयरन को रिड्यूस करेगा,
लिथियम इसको रिड्यूस करेगा, लिथियम कॉपर को भी रिड्यूस कर सकता है और लिथियम सिल्वर को भी रिड्यूस कर सकता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का जो होगा वो होगा, तो इनके बेस पे अपन सेल रिएक्शन लिख सकता है। इसके बेस पे सेल रिएक्शन क्या हो सकती है, इसको रिड्यूस कर सकता है, यानी कि रिएक्शन LiS प्लस Zn+2, राइट, Li प्लस 2Li प्लस Zns। अब ये अपोजिट रिएक्शन नहीं हो सकती है। इसी टाइप से जो जिंक है, ये लिथियम है, जिंक को रिड्यूस, और लिथियम इसी टाइप से लिथियम सभी को रिड्यूस कर सकता है। इसी में जैसे जिंक, जैसे आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि आप जिंक मेटल को डिप करोगे, तो मैंने कहा था ना पहले भी कि जिस मेटल के लिए एसआरपी की वैल्यू कम होती है, वह अधिक एसआरपी वाली मेटल को उसके सोल्ट से रिप्लेस कर सकती है। तो इसका एसआरपी वैल्यू कितना है, -0.44। इसका एसआरपी वैल्यू कितना है, -0.76। तो ये जिंक है, उसको यहाँ से रिप्लेस करेगी। और FeSO4 यानी आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में Fe जो आयन है वो कौन किस रूप में है, Fe+2 के रूप में। क्लियर, दैट इज ZnSO4 प्लस Fe। अब ये अपोजिट रिएक्शन नहीं हो सकती, ये रिएक्शन कभी भी ऐसे नहीं हो सकती। कैसे, FeS प्लस ZnSO4, तो ये जो प्रोसेस होगा वो कभी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस जो होगा वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। ये पूरी की पूरी जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अपने क्या पढ़ा, इस प्रकार की सीरीज होती है जिसमें मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। मेटल्स को उनके इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए। अरेंज करने पर जो सीरीज अपने को ऑब्टेन होती है उसी को अपन ईसीएस बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलेंगे, ईसीएस। जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको। सी यू के लिए वैल्यू कितनी है, +0.34 वोल्ट। एजी के लिए वैल्यू कितनी है, 0.80 वोल्ट। तो ये सी यू, इसके लिए एसआरपी की वैल्यू कम है, एजी इसके लिए एसआरपी की वैल्यू सी यू के एसआरपी वैल्यू से ज्यादा है। तो ये जो कॉपर मेटल है, उस ये जो सिल्वर है उसका कोई भी सोल्ट है, उस सोल्ट से सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है। जैसे CuS, अब जैसे सिल्वर सल्फेट की बात करें अपन, एजी की ऑक्सीडेशन प्लस होती है, और ये Ag2SO4, ये सिल्वर का सॉल्यूशन। क्लियर, तो ये CuSO4 प्लस 2H, राइट। अब कभी भी ये रिएक्शन, ये तो प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस ये प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकता है कि ये 2AgS प्लस CuSO4 ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाए। एक चीज अपने को वेरी क्लियर ये ध्यान रखना है, क्या, कि जिस किसी भी मेटल के लिए एसआरपी की वैल्यू कम होती है वो अधिक एसआरपी वाली मेटल को उसके सोल्ट से रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, ये चीज यदि अपने को अच्छी तरह से पता है तो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी सेल रिएक्शन या कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन है उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में अपन इतना ही पढ़ पाएंगे।